भाई मोदी को जी। गुजरात के लोग हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं, आप भी युवा हैं, जी। कि वो विकास पुरुष की तरह सरदार पटेल का जैसे कहते हैं जी। परंपरा भी आप देखते हैं। भारत के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर गांधीनगर में जाकर कह रहे हैं कि भारत में मैं 2 अरब पाउंड लगाऊंगा। દર્શક મિત્રો, છેલ્લા કેટલાક સમયથી આપણે જોતા આવ્યા છે કે હવે ચારે બાજુ ભારતભરમાં છેલ્લા એકાદ વર્ષથી ઇલેક્શનના માહોલની વચ્ચે હવે સૌથી વધારે ચર્ચાસ્પદ રાજકારણમાં કંઈક હોય તો તે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી છે। જી હા, લગભગ એવું બનતું હોય છે કે ડિસેમ્બર આસપાસ ચૂંટણી આવતી હોય છે, પરંતુ આ વખતે એવું ક્યાંક જોવા મળી રહ્યું છે કે કદાચ વહેલી ચૂંટણીના એંધાણ પડશે। આ તમામની વચ્ચે ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણી પૂર્ણ થયા બાદ જ તાત્કાલિક ધોરણે પ્રધાનમંત્રીએ ગુજરાતમાં રોડ શો કરવાની શરૂઆત કરી અને એ રોડ શો તો ભવ્ય રહ્યો અને ત્યારબાદ થોડાક ટાઈમમાં આપણે જોયું આપ પાર્ટીના ખાસ કરીને દિલ્હીના સીએમ અને પંજાબના સીએમ પણ ગુજરાતમાં આવ્યા અને પહેલીવાર રોડ શો કર્યો। એટલે કે ક્યાંક ને ક્યાંક કહી શકાય કે તૈયારીઓ પૂરેપૂરી રીતે શરૂ થઈ ગઈ અને હવે જેમ સમય આગળ આવ્યો ફરી એકવાર પ્રધાનમંત્રી મોદીનો 3 દિવસનો ગુજરાત પ્રવાસ ખૂબ જ સફળ રહ્યો છે। માત્ર એટલું નહીં, સાથે સાથે વિદેશથી પ્રધાનમંત્રી પણ આવ્યા અને ક્યાંક ને ક્યાંક ગુજરાત સાથેનો પોતાનો જે નાતો છે તે મજબૂત બતાવ્યો। હવે આ તમામ વસ્તુ સીધી જ વિકાસ સાથે જોડાતી હોય છે અને કોઈ ને કોઈ રીતે એની અસર લોકોના માનસપટ પર પડે છે અને તે રાજકારણની એક દિશા નક્કી કરે છે। સાથે સાથે વિરોધીઓના પડકારો પણ કંઈક નવા જ પ્રકારના ઊભા થયા છે। તો કેવા પ્રકારના સમીકરણો ઊભા થઈ રહ્યા છે, કેવા પ્રકારની તૈયારીઓ થઈ રહી છે અને આગળના સમયમાં જે કોઈ ઘટના ઘટી રહી છે તેની ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પર શું અસર થશે અને કયા પક્ષે તે ફળશે અને કયા પક્ષે નડશે, આજે ચર્ચા કરીશું ITVના એડિટોરિयल डायरेक्टर आलोक मेहता जी साथ। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपका इंडिया न्यूज़ गुजरात में। दर्शकों को भी हमारा नमस्कार जी आलोक जी, खास तौर पे हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात का दौरा 3 दिन का रहा, रिसेंटली जो खत्म हुआ है, और बहुत ही सफल प्रतिसाद भी मिला है। लोगों का उत्साह, लोगों का प्यार भी उन्होंने बहुत पाया और हर नहीं एक कह सकते हैं कि चुनौतियों के सामने भी वो 3 दिन बड़े सफल तरीके से उन्होंने ये रोड शो किया। साथ साथ आपने ये भी देखा कि UK से प्रधानमंत्री आए और विदेश से भी एक अब गुजरात का खुद का, भारत का कनेक्शन तो था लेकिन इस बार गुजरात का कनेक्शन उन्होंने लोगों को दिखाया। क्या लगता है कि लोग किस तरह से ये सारे प्रवास को देखेंगे और गुजरात की विकास की जो गाथा है इन सारे प्रवास को लेके किस गति से आगे बढ़ेगी? देखिए जिगर भाई, नरेंद्र भाई मोदी को जी। गुजरात के लोग हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं, आप भी युवा हैं, जी। कि वो विकास पुरुष की तरह सरदार पटेल का जैसे कहते हैं जी। परंपरा भी आप देखें तो ये जो विजिट है जामनगर, बनासकांठा, दाहोद, जी। मतलब गांधीनगर तो है ही, बिल्कुल। इन सब उसमें जो उन्होंने एक एक इलाकों में जिस तरह से उनका एक इन्वॉल्वमेंट रहा है, कैसे उसका कैसे क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। मैंने वैसे चर्चा पहले होती रही होगी, लेकिन आप इसलिए आप वहाँ देखिए कि ये तो बाद में आए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उसके पहले 3 दिन जब गए थे, दुनिया का सबसे पहला जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है आयुर्वेद, जिसके बल पर भारत धन्वंतरी के ज़माने से हम कहते हैं, उस ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का जामनगर में जी। एक बहुत बड़ा केंद्र स्थापित करने के लिए उन्होंने किया। जी जी WHO, जी, जी। जो जहाँ पर चीनी एजेंट मतलब चीन का प्रभाव होता है, लेकिन WHO का डायरेक्टर जनरल खुद वहाँ आया और उसका उद्घाटन करके उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर, उसमें साथ में ये भी आयुष मंत्रालय के तहत है, बिल्कुल। वो स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं है, वहाँ और आगे कैसे बढ़ सकता है। दुनिया में गुजरात को तो फायदा मिलेगा ही, बिल्कुल। गुजरात से दुनिया में कैसे आयुर्वेद की दवाइयों का, ट्रेडिशनल में तो सब चीज़ आती है, नेचुरोपैथी भी है, योगा का तो एक पहले इंटरनेशनल योगा दिवस बना चुके जो फिर आने वाला है। जी जी जी। तो आप वो देखिए उससे कितना बड़ा प्रभाव होगा। दाहोद मतलब पूरी उसमें आप देखिए 22,000 करोड़ रुपए का 3 दिन में उन्होंने गुजरात को दे दिया। मेरा ख्याल है कि उधर से कई लोग राज्यों कहते होंगे, लेकिन उन्होंने उसी साधन वहाँ पर जी। धीरे धीरे करके लगेगा। जी, जी। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट आदिवासी इलाकों के लिए एग्जैक्टली 1000 गाँव के लिए 120 करोड़ रुपया जो है, अपने आप में 1000 बड़ी गाँवों चीज़ है। में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके मकान बनेंगे। आदिवासियों तक कोई देखता नहीं था, जी। उनको नर्मदा का पानी कैसे मिले उसके लिए एक अलग योजना है, बिजली की यदि कुछ योजना हो सकती है तो वो कैसे हो सकती जी। है। तो ये 3 दिन में इन तीनों क्षेत्र जो गांधीनगर कह रहा, राजधानी तो गांधीनगर पहले से है, वहाँ के जो कार्यक्रम थे जो हुए वो तो है ही, जो उसको इम्प्लीमेंटेशन में जो सरकार से 4 वर्ष करके, इसका एक गुजरात के लिए महत्व मैं तो इसलिए मानता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर ये समझा जाना चाहिए जी जी। कि जो काम गुजरात में हो रहा है उसका फायदा और
और राज्यों को भी मिलेगा। बिल्कुल। यदि वहाँ अच्छा उत्पादन होगा, बिल्कुल। यदि वहाँ आर्थिक साधन आएंगे तो जॉब क्या। जी। कितने लोग गुजरात में, उत्तर भारत के लोग नौकरी कर रहे हैं, दूर दक्षिण भारत के भी आगे काम। बहुत सही बात, एक सही एग्जाम्पल खड़ा किया है गुजरात ने। जी फिर आपने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का, बिल्कुल। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, वो वैसे, और कल प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में उनको, उसके लिए वहाँ नहीं रुके। आप जाइए, आपको जो प्लांट में जो इन्वेस्टमेंट करना है, उन्होंने कहा ठीक है, मैं भारत के लिए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर गांधीनगर में जाकर कह रहे हैं कि भारत में मैं 2 अरब पाउंड लगाऊंगा। उसमें से बहुत सारा हिस्सा वहाँ भी आएगा। वहाँ तो वो, बल्कि आपने देखा होगा कुछ कंपनियां वहाँ पहले से हैं, बिल्कुल, वो गए भी, और इस समय बुलडोजर का विवाद है, उसके बाद भी उसी पर चढ़ करके उन्होंने उनकी कंपनी का जो था, सही बात है, उसमें भी बैठ करके गए और तारीफ की। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा मुझे मेरा इतना अच्छा स्वागत हुआ, ये गुजरात का गौरव है। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री ने गुडविल बनाई। अच्छा, लोग कहते हैं साहब जो आता है आप वहाँ, क्यों वो दूसरे राज्यों में भी ले गए, दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। जी जी। कहते भाई ठीक है, इस बार आप यहाँ आए, अगली बार आप मुंबई आइए, अगली बार आप वहाँ हैदराबाद आ सकते हैं, आप बेंगलोर। विदेशी राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को उन्होंने बेंगलोर बुलाया। बिल्कुल। तो जहाँ ऐसे साधन हो उन्होंने वहाँ बुलाया। इसका फायदा गुजरात में, इसको चुनाव की दशा में जैसे बात कर रहे हैं हम, हाँ। मिशन गुजरात, बिल्कुल, तो लोगों को दिखेगा ना कि भाई अभी 6 महीने पहले इतनी योजना पहले हुई, उसको लगातार बढ़ रही है। ये नहीं किया कि हम कर चुके, अब हम प्रधानमंत्री हैं तो वोट मिल जाएगा। जी। और दूसरा स्कूलों वाला, हाँ जी, वो तो गांधीनगर में किया था। बिल्कुल बिल्कुल। यानी एक बच्चों के लिए नहीं पीढ़ी तैयार। हाँ, यानी कि कोई एक क्षेत्र नहीं, हर तरीके से। आपने मेडिसिन देख लिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का देख लिया, बच्चों की बात की, तो हर तरीके से हर क्षेत्र को उन्होंने कवर किया है। जहाँ तक बात है प्रोग्रेसिव की, डेवलपमेंट की, विकास की, तो ऐसा नहीं कि गुजरात का एक इलाका या एक पर्टिकुलर, जैसे गुजरात 4 हिस्सों में बटा हुआ है। खासतौर पर पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो हमने हमेशा देखा है कि साउथ गुजरात का अपना एक वजन है, वहाँ सूरत एक अपना इंडस्ट्रियल जो एक मेन हब है। उसके अलावा सेंट्रल गुजरात की बात की जाए तो उसमें अहमदाबाद, बड़ौदा जैसे सिटी है। सौराष्ट्र का अपना एक अलग प्रभुत्व है, और नॉर्थ गुजरात। लेकिन उन्होंने देखा कि अब जब भी ये रैलियां करते हैं, रोड शो करते हैं, या अलग अलग कार्यक्रम के लोकार्पण करते हैं, तो हमने देखा है कि पूरे गुजरात को वो कवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह पे एक पर्टिकुलर वर्ग को पॉलिटिकली देख के करते हैं। सब गुजरात में सबका विकास हो, सबको कुछ अच्छा फायदा मिले, और टेक्नोलॉजी का कैसे यूटिलाइज करके लोगों को एक नया स्टैंडर्ड मिले, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, और साथ ही साथ उनका जो भी पर्पस होता है। जैसे आपने देखा कि जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, तो अपने आप में बड़ी बात होती है। जैसे कोविड काल में हमने देखा है कि पिछले 2 साल के अंदर बिजनेस नहीं थे, नौकरियां नहीं थी, इन्वेस्टमेंट कम हो रहे थे, और अभी भी ये काल चल रहा है, बावजूद यूके के प्राइम मिनिस्टर यहाँ के अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी अपने आप में एक बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। जी। और यहाँ का फूड प्रोडक्ट भी जैसे बाहर जाएगा। जी। अभी गुजरात से कितनी चीज़ें, डायमंड के आज कुछ ऐसी चीज़ें, बिल्कुल। और यूरोपियन यूनियन से चूंकि अलग हो गया, तो बाहर कोशिश क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि आप यूरोप में, जब ब्रिटेन यदि उनसे अलग हो गया है तो यूरोप को, और यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया जी, तो अब ब्रिटेन को और लगता है भारत से हमको ज़्यादा सहयोग चाहिए। फिर बोरिस जॉनसन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थोड़ा पहले भी वो चूंकि जानते रहे हैं, वो इस बार तो आए प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार, लेकिन बोरिस जॉनसन का भारत से बड़ा पुराना व्यक्तिगत रिश्ता है। बहुत सही। बोरिस जॉनसन की पूर्व पत्नी जो है, वाइफ, वो भारतीय मूल की है। अच्छा। खुशवंत सिंह के परिवार से, आप समझिए, शोभा सिंह की वो भी बेटी। ओके। बोरिस जॉनसन, और उससे उनके 4 पुत्र हैं बोरिस जॉनसन। तो मोदी जी उस कनेक्शन से भी उपयोग करते हैं कि भारत से आपका पुराना वास्ता, ठीक है वो वाइफ अपनी, लेकिन बच्चे तो उन्हीं के हैं। जी 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 जी। तो बोरिस जॉनसन को एक भारत से एक अलग तरह का लगाव बनाने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस व्यक्तिगत संबंधों का, बिल्कुल, भारत के साथ रिश्तों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल, ये अच्छी चीज़ है कि इमोशनल कनेक्शन होता है तो अपने आप में चीज़ें बहुत कंफर्ट जोन में आ जाती है और इजी हो जाती है दोनों पक्षों के हिसाब से। अभी थोड़ी पॉलिटिकली भी अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि पिछले कितने टाइम से ऐसी घटनाएं हो रही है गुजरात के अंदर जो आज के पहले नहीं हुई थी। जैसे कि हार्दिक पटेल का कांग्रेस में एक विरोध दिखने को दिख रहा है, खुद ही ऐसा बोल रहे हैं कि कांग्रेस में वो लीडरशिप नहीं है जो बीजेपी में। अब आपने देखा था कि पिछला विधानसभा इलेक्शन की अगर बात करें तो उस असेंबली इलेक्शन में पाटीदार आंदोलन, हार्दिक पटेल, ये सब मेन फैक्टर थे बीजेपी के अगेंस्ट में। आज वही लोग तारीफ कर रहे हैं, तो अपने आप में चीज़ें बदलाव में आ रही है। इसको किस तरह से आप देखेंगे? क्या है बीजेपी की जीत है या कोई अलग स्ट्रेटेजी हो रही है कि वाकई हार्दिक पटेल कंटाल चुके हैं और उनको लग रहा है कि कांग्रेस में कुछ नहीं हो रहा है? क्योंकि उनसे ऐसा स्टेटमेंट निकलना अपने आप में बड़ी चीज़ हो जाती है। एक तो ऑलरेडी कांग्रेस खड़ी नहीं हो पा रही है, ऊपर से उनके जो सारे ये नेता है, युवा नेता है, वो ऐसे विरोध कर रहे हैं।
किस हिसाब से पाटीदार समाज और ओवरऑल कांग्रेस इस पर रिएक्ट करेगी या क्या लग रहा है आपको? नीरज जी, आप पहले भी बात करते रहे हैं, हाँ। हमारे दर्शक भी जानते हैं जी। कि साहब बड़ा हार्दिक पटेल है तो पटेल समुदाय का क्या होगा, हाँ। जबकि इनके तो चीफ मिनिस्टर भी हैं। जी बिल्कुल। पहले आनंदीबेन पटेल थी। जी, जी, पटेल समुदाय से इनको कोई वो नहीं कि उनको बीजेपी को हार्दिक पटेल को पटाने की कोशिश नहीं है। हार्दिक पटेल तो बड़ा आपने पिछले महीनों वर्षों में देखा हाँ, है हाँ। कि वो तो विद्रोही की तरह से आए थे कि हम तो गुजरात में बहुत कर सही, देंगे। बहुत सही। अब उनको समझ में आ गया है कि कांग्रेस में तो कुछ है ही नहीं। कांग्रेस में राहुल गांधी ना उनको कुछ, न सचिन पायलट को नहीं करने दे रहे, जितेंद्र प्रसाद को नहीं करने दिया, हाँ। आरपीएन सिंह को नहीं करने दिया। तो जबकि वो क्या गए भाई, हार्दिक पटेल को किनारे, हम हमारे कंट्रोल में रहेंगे। शक्ति गोयल को भी ज़्यादा पूरा पावर नहीं देंगे, हार्दिक को भी नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। तो हार्दिक पटेल, और दूसरा देखिए हार्दिक पटेल किस मुँह से कहें, यदि सामने सूरज चमक रहा है, जिन्हें भाई आप यदि कह दें कि साहब इस समय तो रात हो रही है, या इस समय हम जब प्रोग्राम कर रहे हैं हमारा प्रसारण हो रहा है कि रात का 8 बजा है, आप कहेंगे नहीं देखिए नहीं ऐसा नहीं है, अभी तो सुबह भी नहीं हुई है, मतलब जो है धूप निकल रही है, तो लोग कहेंगे कौन मानेगा? तो हार्दिक पटेल को ये दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात का चुनाव में उनका मुकाबला तो कर नहीं सकते हैं, जी, जी। उनके काम का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जी। तो बेहतर है कि फिर तारीफ तो करो, ताकि लोग कहें विरोध में रह करके भी ये कम से कम मान रहे हैं। हाँ, हाँ। इतनी ईमानदारी तो है। राहुल हाँ, गांधी की तरह ये नहीं कह रहे रोज की सब कुछ बर्बाद हो गया, गुजरात के लोग भी सब बेरोजगार हो गए, गुजरात की इंडस्ट्री बंद हो गई, गुजरात के किसान भूखा मर रहा है, गुजरात में पानी नहीं मिल रहा है। इस तरह की जो बकवास कांग्रेस के कुछ नेता राहुल गांधी जब कर देते हैं, तो इसमें कह रहा हूँ कि उनके जो सहयोगी हैं वो ट्वीट चला देंगे कि ऐसा बेरोजगारी हो गई। वही जो गुजरात में सब लोग आत्मनिर्भर वाले लोग हैं, जी बिल्कुल। यदि उनको नौकरी नहीं होती है तो अपना काम करते हैं, बिल्कुल। दुकान चलाएंगे, जी। खेती आदिवासी खेती करेगा, पानी यदि है तो पानी ला करके उसको दूसरे को पिलाता है। गुजरात का तो ये ट्रेडिशन है कि पानी यदि नहीं है तो जो भी आएगा सबसे पहले पानी दिया जाएगा। बहुत सही, बहुत उस सही। गुजरात में यदि आप कहें कि पानी का नहीं दिया जाता है, मोदी जी के राज में पानी बिजली नहीं मिल रही है, तो लोग हंसेंगे। इसलिए हार्दिक पटेल को शरण में आना पड़ेगा कि ये काम हो रहा है। बिल्कुल। बीजेपी आ जाए तो और अच्छा है, नहीं आएंगे तो इनको कोई फर्क पड़ना नहीं। बहुत सही, बहुत सही। बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं, बीजेपी अपने आप में इतना प्रूव कर चुके हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2 दशक से ज़्यादा सत्ता में रहना और लीड करना अपने आप में बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की अगर बात करते हैं तो 5-10 साल के बाद भी थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, लेकिन इतना टाइम उसके बावजूद इतना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रहना अपने आप में बड़ी। हालांकि उन्होंने वो जिक्र भी किया है कि बीजेपी की लीडरशिप और उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो एक्शन ओरिएंटेड है। तो ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं दिखाती है कि वाकई बीजेपी ने क्या किया है, ये लोग अपने आप ही समझने लगेंगे। अभी आलोक जी अब बात करें प्रशांत किशोर की, जो पिछले कितने टाइम से हम देख रहे हैं कि चर्चास्पद रहे हैं, खास तौर पे गुजरात की राजनीति को लेके बार बार उनका नाम सामने आ रहा है, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ, एक आध बार आपके साथ भी नाम जुड़ा। हालांकि उनका कोई भी स्ट्रेटेजी डिक्लेयर नहीं हो रहा है, तो क्या लग रहा है प्रशांत किशोर का क्या रोल रहेगा ये वाले इलेक्शन के अंदर? देखिए हार्दिक पटेल जो है, सॉरी प्रशांत किशोर जी जी जी। तो हार्दिक पटेल भी इसीलिए देख रहे थे प्रशांत किशोर। हार्दिक पटेल यदि 2 साल लड़ाई लड़के आ रहे हैं, 4 साल, और हार्दिक पटेल जाके प्रशांत किशोर उनको समझाने लगेंगे कि भाई आप क्या करें। प्रशांत किशोर एक सर्वे करके, स्टडी करके एक रिपोर्ट देना, जी। एक जर्नलिस्ट के नाते आपके पास भी बहुत गुजरात का रिकॉर्ड होगा कि पिछले चुनाव में कितना वोट मिला, जामनगर में कैसा हुआ, सूरत में कैसे हुआ, गांधीनगर में कैसा हुआ। अब उस आंकड़े को पेश कर दो और पुराने नेताओं को प्रशांत किशोर कहते भाई मैं समझाऊंगा। आप ही बताइए, शक्ति सिंह गोयल हुए, जमाने में केशुभाई पटेल थे, या वहाँ पर जितने पुराने नेता हैं, अहमद भाई नहीं रहे, लेकिन दूसरे जितने पुराने शंकर सिंह वाघेला और हैं, अब क्या उनके सामने यदि वो जाकर प्रेजेंटेशन दे प्रशांत किशोर की भाई आपको ऐसे चुनाव लड़ना चाहिए, तो इसलिए वो प्रशांत किशोर ये कह सकते हैं कि वो एक मैनेजमेंट करके कुछ फिगर वर्क दे सकते हैं। लेकिन अभी तो उनकी इच्छा है, जो अभी तक ताज़ा हम जिस समय हम बात कर रहे हैं, चूँकि हो सकता है 1-2 दिन उनको कोई जिम्मेदारी मिले, वो ये चाहते हैं कि मैं सीधे सोनिया गांधी के बाद, या जो भी अध्यक्ष हो, राहुल गांधी हो या कल जिगर वहाँ के बने जो अध्यक्ष हो जाए पार्टी का, उसको बाद में सिर्फ मैं रहूँ, नंबर 2 में रहूँ, और मैं किसी और से बात नहीं करूँगा, मैं हूँ। तो इस प्रशांत किशोर की जो भूमिका है गुजरात में बहुत अधिक हो नहीं सकती है। गुजरात में सब मंजे हुए नेता कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, और जो कई निर्दलीय चाहे हो गए हो, जी, लेकिन उसके बाद भी उनका जो अनुभव है, ये कह सकते हैं कि उनकी एक अपनी एक स्टाइल है प्रशांत किशोर की, जिससे वो एक अपना, उनके एक लक्ष्य क्या है, वो ममता बनर्जी से भी कहेंगे आप 4 यहाँ लड़ लीजिए, गोवा में लड़वा दिया, जी जी, यहाँ पे भी उनको भेजा, तो वो
किस समय क्या मोड़ लेंगे, कांग्रेस की विजय पताका करा देंगे, ये हो सकता है। वो खुद या तो प्रचार करने लगे खुद, लेकिन वो खाली एक जैसे आपका मैनेजमेंट है मार्केटिंग का, वो कहेगा भाई यहाँ ये ऐसा दिखाई दे सकता है प्रोग्राम, वो कर सकता है, लेकिन वो प्रोग्राम प्रोड्यूस नहीं कर सकता। करेक्ट। इसी तरह से क्योंकि आप जो जर्नलिस्ट है वो प्रोग्राम करेंगे, वो बहुत सी मार्केटिंग करेंगे। हम हर घर जाकर थोड़ी होता है कि टीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिजली आई कि नहीं आई, या हमारे जो कई चैनल चलता है जो नेटवर्किंग है, चाहे स्काई पे जा रहा है कि डिश पे जा रहा है, दूसरे डिश पर जा रहा है, तो उसका काम एक अलग देखता है। तो वो असल में एक आर्किटेक्ट की भूमिका में है, और वो उनको दिया जा रहा है कि चीफ इंजीनियर वो हो जाए, और बिल्डिंग भी वही खड़ी करे, और बिल्डिंग का मालिक भी वही हो जाए। आर्किटेक्ट खुद इंजीनियर नहीं हो सकता जब तक उसकी पढ़ाई उसने नहीं की हो, जब तक ऐसी बिल्डिंग नहीं बनाई। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। तो प्रशांत किशोर का चाहे कितनी, बिल्कुल बिल्कुल उनकी भूमिका सीमित है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है। जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बार बार कोशिश की जाए राहुल गांधी से मुलाकात करने की, सोनिया गांधी से मुलाकात करने की, और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि प्रशांत किशोर और हार्दिक एक साथ मिलकर कुछ करेंगे नहीं करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन अपने आप में बनी हुई है, लेकिन जब भी गुजरात पर नज़र पड़ती है तो अपने आप में समझ आ जाता है कि 2 दशक से क्या चल रहा है। तो जनता भी अपने आप में स्मार्ट हो गई। ऐसा नहीं कि अब जैसे आपने बोला था कि बेसिस जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि पानी नहीं है, गरीबी है, ये वो, तो गुजरात की जनता तो खुद देख रही है, खुद अपने आप में महसूस किया है। 20 साल पहले जो बच्चे थे, आज 20 साल में उन्होंने कुछ किया हुआ है, तो वो इन सब चीज़ों को मानने में थोड़ा उनको एक हेजिटेशन तो हो गया होगा कि नहीं भाई, जितना बताया जा रहा है उतना तो है नहीं। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है कि आपने ये भी देखा था कि आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया अभी बीच में आए थे, और उन्होंने भी सारे जो प्राइमरी स्कूल्स थी, खासतौर पर गवर्नमेंट स्कूल, उनसे वहाँ मुलाकात करके कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, जैसे दिल्ली के मॉडल, दिल्ली की स्कूल, ये वो अपने लेवल पे लड़ रहे हैं, अपने लेवल पे अलग एक इंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये सारी चीज़ें इस बार कहाँ जाके अटकेगी? क्योंकि इस बार बीजेपी के लिए टक्कर भी एक पार्टी नहीं, अब सामने 2 पार्टी आ गई है। ये बीजेपी के लिए बहुत सुविधा है, जहाँ डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है जगह भाई। जैसे मान लो मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, यदि आमने सामने मुकाबला होता है तो बीजेपी को कई बार होता है कि भाई सामने एक ही, कुछ वहाँ के एमएलए ने भी अच्छा काम नहीं किया, देखिए मोदी जी या मुख्यमंत्री वहाँ की सरकार अच्छा भी काम करे, एमएलए ने यदि किसी इलाकों में ध्यान नहीं दिया हो तो एक गली चौराहे में तो जा नहीं सकते। उस कमी को यदि डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में दूसरा आदमी को फायदा मिलता है। यदि आम आदमी पार्टी जाती है तो निश्चित रूप से बीजेपी को और फायदा हो जाता है। कई बार कुछ इलाकों में जहाँ बिल्कुल ही मान लो बीजेपी ने काम नहीं किया है, तो हो सकता है उसको कहीं कहीं कुछ फायदा मिले, जैसे पंजाब में। पंजाब से तुलना गुजरात की कतई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलतफहमी लोगों को ये है कि पंजाब की तरह वो गुजरात, हिमाचल, राजस्थान सब जीतने वाले हैं। जबकि आम आदमी पार्टी एक सीमा में दिल्ली में भी किया, और प्राइमरी स्कूल मैं भी गया हूँ, आप भी जाते हैं, बिल्कुल, कि गुजरात के स्कूल वैसे नहीं है जैसा ये कहते हैं कि वो ये जी दिखा दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल टेलीविजन में आप उसका विज्ञापन दे सकते हैं, एक मॉडल स्कूल दिखाकर। लेकिन कितनी जगह दिल्ली में टीचर नहीं है, कितनी जगह दीवार टूटी हुई है। अब वैसे ही गुजरात में कुछ हो सकता है जो रिमोट दाऊद के किसी इलाके में हो सकता है एक स्कूल कमजोर हो। लेकिन मैं जानता हूँ आज से 20 साल के दौरान जब नरेंद्र मोदी जी गए, वहाँ के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में भी या वहाँ के स्कूलों में भी सब मिनिमम सुविधाएं उपलब्ध हैं जी। और उसको दिल्ली से तुलना क्यों करना है भाई? बहुत सही, बहुत सही। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो असर होगा, लेकिन हाँ जिन पॉकेट में, इसलिए ये जो प्रधानमंत्री जाते हैं, इन्होंने मीटिंग की है, और मेरा ऐसा मानना है अमित शाह जी जाते हैं जी, जी। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर सब काम कर रहे हैं जी। कि ये समीक्षा तो करना होगा कि लोकल आदमी, जो अमित भाई शाह का भी फार्मूला और नयन भाई का रहा है कि भाई पन्ना प्रमुख जी, एक एक इलाके में खाली पन्ना प्रमुख का काम लिस्ट बनाना नहीं है, उन इलाकों की समस्याओं को समय से चुनाव से समाधान करना है। बहुत सही, बहुत सही। वो यदि नहीं करेंगे तो हम और आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। बीजेपी भाई, बीजेपी पंजाब में यदि नीचे संगठन नहीं था तो कमजोर हुआ, यहाँ ये तुलना नहीं है जी, जी। लेकिन जहाँ संगठन है, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, 18 राज्य, सब तो एक तरह से इतने राज्यों में बीजेपी सरकारें आ गई, आज असम में आ गई, तो वहाँ नीचे काम हुआ है। बहुत सही, बहुत नीचे काम नहीं होगा तो गुजरात में चुनौती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आलोक जी, आपका इतना बड़ा तजुर्बा रहा है, बहुत बड़ा अनुभव रहा है, आपके पास इतना सारा ज्ञान है, आपने इतने सारे इलेक्शंस देखी, इतनी पार्टियां देखी है। इस बार हमेशा हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शन पास में आता है, सारी पार्टी कोशिश करती है अपने आप में मेहनत करने में, करनी भी चाहिए, पर ऐसे टाइम पे जो बोली जनता होती है वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कभी डबल माइंडेड हो जाती है, किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि किस पार्टी को देना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये भी उनको ज्ञान दो कि क्या समझना चाहिए एक आम तौर पे एक आम आदमी को, कि क्या चीज़ ज़रूरी है समाज के लिए, खुद के लिए, विकास के लिए, और अपने बच्चों के भविष्य के लिए। किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोगों को अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ानी चाहिए।
देखिए, इसमें कोई शक नहीं, गुजरात मिशन हो जी। या भारत का इंडिया का मिशन हो, जी। आत्मनिर्भरता का नारा केवल देश के लिए नहीं, आत्मनिर्भरता का नारा गांव से है। जी। इसलिए पंचायत, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गए पंचायतों में, ये कहना चाहते हैं लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारी पंचायतों के लिए क्या हुआ, हमारे मोहल्ले हमारे कस्बे के लिए क्या हुआ, जिसको आवास की कुछ योजनाएं उसका फ़ायदा हमें मिला कि नहीं मिला, किसानों को जो सुविधाएं सिंचाई की है, बिजली की है, पानी की है, वो मिली कि नहीं मिली, व्यापारी को काम करने की सुविधा मिली कि नहीं मिली, कोई ज़्यादा भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। ठीक है, वो ये तो दैनिक समस्याओं से जो इस लोकल होती है वो होती है, बाढ़ भी आती है, कभी कभी सूखा भी पड़ जाता है, बिल्कुल। तो उससे निपटना तो है। उसमें हमारी सरकार कितनी सक्षम हो के, मेरे इलाके में मेरा मैसेज यही रहता है, इसलिए प्रधानमंत्री का भी रहता है या किसी भी पार्टी का अध्यक्ष का होना चाहिए कि भाई आपके इलाके का प्रतिनिधि और वहाँ की पार्टी कितना काम करेगी। कांग्रेस ने भी कई समय तो था ना भाई, मोरारजी भाई जाके रहे, हितेंद्र देसाई जी रहे, घनश्याम भाई ओझा रहे, बिल्कुल। मतलब मैं तो उन सब लोगों को याद करता हूँ जो 71 से जो मेरे सामने जिनको मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहादुर सोलंकी थे। फिर इसी तरह बाद में बीजेपी के लिए भी एक नेता वहाँ पर आए, उन्होंने चाहे संघर्ष करके आए, बाद में सत्ता में आए, लेकिन एक समय में जनता पार्टी में तो चिमन भाई पटेल जो कभी कांग्रेस में थे वो भी जनता पार्टी उसके साथ दूसरे में आ गए थे। बहुत सही। तो कई बार बीजेपी में भी फिर दूसरे लोग जिस समय उभर करके आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, तो मतदाताओं को ये तो देखना होगा गुजरात मिशन या गुजरात के चुनाव में कि भाई हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा फायदा दे रहा है, पहला तो अपने लिए, इलाके के लिए और देश के लिए। जी जी। तो फिर जो पार्टी को वोट दे, हम और आप ये नहीं कहते कौन पार्टी जीते, हमें सब आपको यही देना है। बहुत सही। प्रजातंत्र मजबूत हो, बिल्कुल, संघर्ष न हो। देखिए, एक संवेदनशील मुद्दा है धर्म का भी, बिल्कुल। जिस समय बार बार उठाया जाता है, गुजरात में भी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की है। ये भी देखना चाहिए कि जो इस तरह की उत्तेजना फैलाने की कोशिश करते हैं बड़ी संख्या में, कल अमित शाह जी भोपाल में थे, कि बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं, बाकायदा बल्कि बुर्का नशीन भी थी, जबकि अब तो कहा जाता है बुर्का, लेकिन वो तो मालूम वहाँ पर अभी घर के जो बड़े हैं, जी। स्कूल कॉलेज के बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने भी उनका स्वागत किया। अहमदाबाद में भी है, तो आप ये देखिए थी मुस्लिम के लिए अच्छा काम हुआ, हिंदुओं के लिए हुआ, सिखों के लिए केजरीवाल गए थे सिखों के वहाँ, लेकिन जो यहाँ पर गुरु तेग बहादुर का कार्यक्रम परसों हुआ है कारागृह में, देश दुनिया ने देखा कि ऐसा भव्य कार्यक्रम सिख समुदाय के लिए आज तक कभी नहीं हुआ। जी। तो आप ये देखिए कि भाई सिख समुदाय के लिए भी यदि वहाँ छोटा भी चाहे आबादी हो, यदि गुजरात में यदि आपके लिए कुछ किया गया है तो आप उस पार्टी को वोट दीजिए। ये मेरा ख्याल है कि यही एक प्रजातंत्र की ताकत यही है कि आप जागरूक रहें और सही पार्टी सही व्यक्ति को वोट दें। બિલકુલ બિલકુલ દર્શક મિત્રો, જાગૃત રહેવું એટલા માટે જરૂરી છે કારણ કે આપણે હંમેશા સમજતા હોઈએ છીએ કે જે વ્યક્તિ જે પાર્ટીનો પ્રચાર પ્રસાર કરે છે એ સાચું જ બોલે છે, આપણને હંમેશા એવું લાગતું હોય છે, અને એટલા જ માટે દરેક પાર્ટીની ભાષા એક જ હોય છે અને પોતાના પાર્ટીનું જ સારું બોલે છે અને હંમેશા બીજી પાર્ટીને વખોડે છે, પણ વાત અહીંયા એક્શનની છે અને એટલા જ માટે કહેવાય છે ને કે વન એક્શન ઇઝ બેટર દેન ધ 1000 વર્ડ્સ। જ્યારે પણ એક્શનની વાત આવે છે ત્યારે તમારે પોતે ક્યાંક ને ક્યાંક એ સમજવું પડશે, શીખવું પડશે, ઓબ્ઝર્વ કરવું પડશે કે કઈ પાર્ટી છેલ્લા ઘણા સમયથી શું કરી રહી છે। આજે તમને સારી ફેસિલિટી, ટેકનોલોજીનો લાભ અને સાથે સાથે પ્રાથમિક સુવિધા મળી રહી છે અને ભવિષ્યમાં પણ તમને લાગે છે કે ભારત અથવા પછી ગુજરાતની જો અત્યારે વાત કરીએ તો જેનું નામ જે વ્યક્તિના કારણે, જે કામના કારણે, જે પ્રોજેક્ટના કારણે થયું છે તેની પાછળ કોનો હાથ છે, જો આ વસ્તુ સમજી લેવામાં આવશે તો અને તો જ માત્ર તમે પણ योग्य निर्णय ले सकते हो। आलोक जी, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही बारीकाई से लोगों को ये ज्ञान दिया कि क्या समझना ज़रूरी है। जिस प्रकार से अलग अलग चीज़ें सामने आ रही है, चाहे प्रशांत किशोर के अलग अलग स्टेटमेंट हो, हार्दिक पटेल के अपना कुछ अलग प्रकार का ये स्टेटमेंट चल रहा है, वो उसके अलावा 3 दिन का प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा देखिए, या गुजरात में जो जो कार्य, उन सबको मिला के आपने जो गाइड किया है, जो मार्गदर्शन दिया है, लोगों को समझाया है कि गुजरात विधानसभा की इलेक्शन को किस नज़रिए से देखना चाहिए और जो दिखने में आता है टीवी में, उनमें से क्या ग्रहण करना चाहिए एक आम जनता होने के नाते। आपने जो ये ज्ञान दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। थैंक यू। दर्शकों नमस्कार। बहुत जैसा कार्यक्रम जैसा आपको अच्छा लगे जी, जो भी आपकी राय हो अवश्य भेजिए। इंडिया न्यूज़ में हमेशा आपका स्वागत है। बिल्कुल। तो दर्शक मित्रों, અત્યારે બસ આટલું જ ગુજરાત મિશન 2022માં આવતા સપ્તાહે ફરી એકવાર નવી ચર્ચા, નવા સમીકરણો, નવા પ્રવાસ અને તેનાથી લગતી રાજકારણની તમામ વાતો સાથે એડિટોરિયલ ડિરેક્ટર આલોકજી સાથે આપની સાથે મળીશ। ત્યાં સુધી રજા આપશો। नमस्कार। नरेंद्र भाई मोदी को जी, गुजरात के लोग हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं, आप भी युवा हैं जी, कि वो विकास पुरुष की तरह सरदार पटेल का जैसे कहते हैं जी, पूरा भी आप देखते हैं। भारत के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर
गांधीनगर में जाकर कह रहे हैं कि भारत में मैं 2 अरब पाउंड लगाऊंगा।